Good morning, students. Students, we are doing Unit 7, that is current challenges facing Indian economy. Now, in today's class, let's continue with our topic employment. स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें स्टडी कर लिया है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वर्क फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स क्या होती है, वर्क फोर्स प्रोपोर्शन रेशियो क्या होता है। तो इन सब कंटेक्स्ट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन वेरियस सेक्टर्स, इसको भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट में, दैट इज ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि ग्रोथ हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, कि जीडीपी हमारे कंट्री का कितना रेज हो रहा है। जितना जीडीपी रेज होगा दैट इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी एंड इट ऑल्सो शोज द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि ग्रोथ में हम किस चीज को स्टडी करते हैं, मेनली हम स्टडी करते हैं जीडीपी को। एंड व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a particular country in an accounting year, that is what called GDP. अब नेक्स्ट क्या है कि चेंजिंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखना है ग्रोथ का विद द कंटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब स्टूडेंट्स हमने पिछले जो हमारे चैप्टर्स थे उसमें हमने स्टडी किया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा जीडीपी है वो रेज हो रहा है। जो स्लोली जीडीपी का रेशियो है, जो उसका प्रोपोर्शन है, जो उसकी परसेंटेज है वो रेज हो रही है। बट रेज इन जीडीपी इज नॉट इक्वल टू चेंज इन द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जीडीपी के प्रोपोर्शनेटली रेज नहीं हो रही है। जीडीपी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसका रेट जो है वो राइज होने का ज़्यादा है एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2% ही रेज हो पा रही है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है? अब यहाँ पर क्या है कि हम ज़्यादा किस पर शिफ्ट हो रहे हैं, हम ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, कैपिटल पर। जितने लोगों को जैसे कि पॉपुलेशन रेज हो रही है उस प्रोपोर्शन में काम नहीं मिल रहा है, या हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उतनी ज़्यादा रेज नहीं हो रही है। अब जीडीपी रेज हो रही है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में ज़्यादा रेज हो रही है। अब गुड्स एंड सर्विसेज तो तभी जनरेट होंगे ना जब लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, लेकिन उसका जो रेशियो है रेज होने का वो जीडीपी यानी कि ग्रोथ के इक्वल नहीं है। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उतनी ज़्यादा रेज नहीं हो रही हैं जितना कि जीडीपी रेज हो रहा है। तो जॉबलेस ग्रोथ दैट मीन्स when economy is able to produce more goods and services without proportionate increase in employment opportunities. Employment opportunities उसके comparatively उतनी ज़्यादा रेज नहीं हो पा रही है। that will be termed as jobless growth. तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, jobless growth देखने को मिल रही है। अब जॉबलेस ग्रोथ से देखो क्या होगा, इसके हमें हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे कि लोगों के पास जॉब नहीं है तो दैट मीन्स इनकम जनरेट नहीं हो रही है। इनकम जनरेट नहीं हो रही है दैट मीन्स पास्ट सेविंग्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं या कहीं से बोरो लेके यूज़ कर रहे हैं तो वो जो एक डिस्टर्बेंस इकोनॉमी में होती है, क्योंकि एक तो मनी सप्लाई जो होती है वो स्मूथली चलती जा रही है, लेकिन अगर जो स्मूथली नहीं चल रही है, राइट, अगर इनकम मनी सप्लाई हमारी स्मूथली नहीं चल रही है दैट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमी, दैट इज रियली वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। क्योंकि
गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होती है क्योंकि हमने जो सर्कुलर फ्लो वाला अपना डायग्राम किया था, आपको याद होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि जितनी सर्विसेज यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूसर सेक्टर है गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट कर रहा है। अब जितनी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रही है उसी के अकॉर्डिंगली तो इनकम आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रही हैं बट उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो रही हैं, यानी कि जो डिपेंडेंसी है ऑन वर्किंग पॉपुलेशन वो स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रेज हो रहा है। राइट, अब देखते हैं ट्रेंड जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का है इन वेरियस सेक्टर्स जो है वो कैसा कैसा रहा है। अगर हम 70 to 73 की बात करते हैं, 1990 to 2000 की बात करते हैं, यानी कि रिसेंटली फ्यू डिकेड्स बैक की बात करते हैं, या रिसेंटली वन डिकेड बैक की बात करते हैं, 2011-12 की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड है वो कैसा रहा है। पहले स्टार्टिंग की बात करें, देखो प्राइमरी में जो आपको भी पता है कि जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 80% ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। अब जो 72 और 73 में जो इसका परसेंटेज है प्राइमरी सेक्टर का वो कम हो गया। क्यों कम हो गया था? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो रेज हो गई थी। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी साइड शिफ्ट हो गया था, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स जो है वो और ज़्यादा डेवलप करने लग गए थे। राइट, तो इसीलिए अब 70 to 73 की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी में 74.3% पीपल इन्वॉल्व थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट मींस इतनी क्रिएट कर रहा था। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 10.9 यानी कि अभी स्टार्टअप है, और टर्शियरी सेक्टर जो है 14.8 यानी कि सर्विस सेक्टर का जो परसेंटेज है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का वो सेकेंडरी से ज़्यादा था इन 70 to 73। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यू डिकेड्स या 2 डिकेड्स बैक की, तो यहाँ पर है प्राइमरी सेक्टर का देखो परसेंटेज जो है एम्प्लॉयमेंट का वो और कम हो गया है, क्योंकि जब आप डाटा को एनालाइज करके लर्न करोगे ना, एनालाइज करोगे तो आपकी इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली लर्न होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस चीज़ में जब भी डाटा को लर्न करना है तो आप कंपैरिजन करके लर्न करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 74.3 और इस तरफ क्या हो गया 60.4, यानी कि प्राइमरी का जो रोल है वो कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और किस सेक्टर में ओपन अप हो रही है, वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ओपन अप हो रही है। अब ये देखो 2011-12 तक आते आते जो इसका प्राइमरी सेक्टर का जो परसेंटेज है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का वो और ज़्यादा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। दैट्स व्हाई जो रोल है प्राइमरी सेक्टर का वो कम हो गया है। अब यहाँ पर देखो 10% से कितना हो गया 15%, यानी कि यहाँ पर रेज हो गया है, और 2011-12 में ये और ज़्यादा रेज हो गया था 24.3%। टर्शियरी सेक्टर की हम बात करते हैं 14.8, और अब कितना हो गया यहाँ पर भी ये रेज हुआ है 23.8, यानी कि ऑलमोस्ट 10% और ज़्यादा रेज हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 3% ही और रेज हुआ है, और ये रेज हुआ है 26.8 इसमें, और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ऑलमोस्ट जो है वो परसेंटेज का रेशियो इक्वल आना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स ये जो टर्शियरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर है, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी को ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, कि टर्शियरी का रोल ज़्यादा हो गया है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ड्यू टू जो टाइमली हमारे रिफॉर्म्स आती गई हैं। 2008 में जो हमारे 2G 3G और 4G स्पेक्ट्रम इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ये जो है सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को ध्यान देना है। आईटी सेक्टर जो है वो डेवलप करने लग गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर की नीड्स भी पूरी हो रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ड्यू टू राइज द रोल ऑफ टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, परसेंटेज आप चेक कर लेना तीनों की 100 टाइप, राइट। तो ये हमने चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को स्टडी किया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट का, दैट इज व्हाट कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा हमारे पास क्या होता है रेगुलर एम्प्लॉयज, और तीसरा क्या होता है कैजुअल वर्कर्स। ये हमने स्टडी किया था। सेल्फ एम्प्लॉयड मींस जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो रेगुलर है उसमें क्या है, जो जितना वो काम कर रहे हैं उससे अकॉर्डिंगली उनको रेम्यूनरेशन तो मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी भी मिल रही है और सोशल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, पेंशन और रिटायरमेंट भी मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। अब कैजुअलाइजेशन में हम क्या करेंगे कि जितने भी अदर बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, बट जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जितना हम काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंगली हमें रेम्यूनरेशन मिल रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड कैजुअलाइजेशन, कैजुअल वर्कर जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की। अब कैजुअलाइजेशन हमने तो पढ़ा था कैजुअल वर्कर्स, तो कैजुअलाइजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सैलरी टू कैजुअल वर्क। जब सेल्फ एम्प्लॉयड को छोड़ के, जो हम खुद का बिजनेस करते हैं तो उसको छोड़ के, यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सैलरीड, जहाँ पे हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस चीज़ को छोड़कर हम कैजुअल वर्कर, एज अ कैजुअल वर्कर काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि जितना हम काम कर रहे हैं उससे अकॉर्डिंगली हमें रेम्यूनरेशन मिलेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कैजुअलाइजेशन, ठीक है। अब जो इसका जो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है डिसइन्वेस्टमेंट का आपने कंसेप्ट पढ़ा था कि जो पब्लिक सेक्टर है वो मोस्टली किस पर बेस्ड हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पर बेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो उनकी टेक्निक्स हैं, जो भी बेनिफिट्स जो हमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलते थे वो अब सारे बेनिफिट्स हमें कहाँ पर मिल रहे हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स अब हमें मिल रहे हैं प्राइवेट जॉब्स में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में मिल रहे हैं, एमएनसीज में मिल रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स को देखते हुए वो जो सेक्टर है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का कंसेप्ट है वो और ज़्यादा रेज होता जा रहा है। इसका परसेंटेज भी हम चेक कर सकते हैं कैजुअलाइजेशन का। स्टार्टिंग में जो हम बात करते हैं 73, ये डेट्स आपकी सेम रहेंगी, 72, 73, 99 और 2011-12 में अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या था 23.2%, 32.8% और फिर क्या हो गया 30%, यानी कि 30% जो है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है, यानी कि कैजुअल वर्कर्स का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे रेज होता जा रहा है, क्योंकि उनको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के नाम से जो जाना जाता है, उस पर बेस्ड जितने भी एक्ट्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो सारी क्या कर रही है तो वो क्या कर रहे हैं, अपना जो वर्क बेस्ड है वो शिफ्ट हो रहे हैं कि जो बेनिफिट्स जो है वो फॉर्मल सेक्टर में मिल रहे थे वो सारे के सारे कहाँ पर मिल रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में भी मिल रहे हैं, यानी कि जो कैजुअल वर्कर्स को भी बेनिफिट्स मिलते जा रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी स्ट्रेस दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर आप बोल सकते हैं कि रेगुलर एम्प्लॉयज, ठीक है, जो रेगुलर एम्प्लॉयज यानी कि जिनको रेम्यूनरेशन के अलावा भी जितने सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर। और इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर की आपको एक और बताती हूँ कि जहाँ पर 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रेड यूनियंस बन रही है, दैट ऑल विल बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉर्मल सेक्टर। और
इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर दैट मींस जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, ठीक है। तो वहां पर जो इनफॉर्मलाइजेशन है वो उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनफॉर्मलाइजेशन ये इनफॉर्मल से ही बना है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, यहाँ पर क्या प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इज इन इनफॉर्मल सेक्टर इज राइजिंग टाइमली। तो इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे रेज करता जा रहा है। क्यों रेज करता जा रहा है, क्योंकि ज्यादा जो सेक्टर है, देखो जब टोटल ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट का बेस है जो फॉर्मल सेक्टर का है अगर वो कम होगा, सिर्फ जो फॉर्मल सेक्टर है वो सिर्फ 7% काम कर रहा है और बाकी का जो 69% है, 69% वो क्या काम कर रहा है, वो इनफॉर्मल सेक्टर काम कर रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल was involved in that particular sector, that is informal sector। तो उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, जैसे कि मैंने बात की थी ILO के अकॉर्डिंगली भी। अब वो जितने भी बेनिफिट्स हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर दे रहा था वो अब सारा अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर भी सारी अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कर रहा है, राइट। एंड नेक्स्ट इज फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मल सेक्टर जो है सोशल बेनिफिट्स कर रहा है, रूल्स को फॉलो करता है, फॉलो लेबर लॉज, ट्रेड यूनियंस, प्रोवाइड वर्क अकॉर्डिंगली एंड 7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, ये मैंने आपको बता दिया सारा। इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम किन लोगों को लेते हैं, जैसे फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, राइट। तो इन सब चीजों को इन सबको हम किस में काउंट करते हैं, इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। 90% एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रखने वाला बात है बच्चों कि 90% जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज फाउंड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का परसेंटेज है वो सिर्फ 7% है। बाकी कौन काम कर रहा है, बाकी सारा इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर काम कर रहा है, जहां पर ये सारे जो रेमुनरेशन के अलावा बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाते। लेकिन उस पर भी अभी काम कर चल रहा है कि सारे जो लेबर एक्ट के अकॉर्डिंगली जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं तो वो भी इन सब सेक्टर को जो हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर है इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। अब मेल अकाउंट रेशियो जो इनफॉर्मल सेक्टर में वो है 69%, ये भी आपने डाटा को ध्यान रखना है। वर्कर्स इन दिस सेक्टर लिव्स इन स्लम्स एंड स्कैटर्स। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, लेकिन आप बात करते हैं कि जैसे लेबर क्लास जो कि इंडस्ट्रीज में लगी हुई है और जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगे हुए हैं, जो मैनुअली सारा काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जो मेहनत है, रेम्यूनरेशन है वो उस अकॉर्डिंगली है, लेकिन जो बाकी बेनिफिट्स उनको नहीं दिए जा रहे हैं। और मैक्सिमम जो इस तरह के लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, क्वार्टर्स में रहते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे जो घर बने होते हैं, दैट मीन्स जो अनऑर्गेनाइज्ड एरिया होता है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल एरिया के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बना हुआ होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहता है, स्लम्स एंड स्क्वाटर्स में रहता है, ठीक है। स्क्वाटर्स मीन्स द एरिया विच इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्क्वाटर्स। नाउ अगर हम ये बात करते हैं इसके डाटा की, तो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में अगर हम मेल का देखते हैं तो 24% है, फीमेल का 6% है फॉर्मल सेक्टर में, और जो टोटल है वो 30 हो गया। अब जो इनफॉर्मल सेक्टर में देखो कितना ज्यादा वेरिएशन है, हम इनके मिलियंस की बात करें, मिलियन 24 मिलियन मेल्स जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, 6 मिलियन फीमेल जो है वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, और टोटल इनका हो गया 30 मिलियन मेल फीमेल, मेल प्लस फीमेल, ये कितने हो गए 30 मिलियन जो है वो टोटली फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो 306 मिलियन मेल जो है वो कहां पर काम कर रहे हैं,
वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं और 137 मिलियन फीमेल्स जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं। टोटल देखो 443 मिलियन, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। तो रेशियो जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर का ज्यादा है, तभी मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो इस तरह से काम कर रहा है ताकि जितने भी बेनिफिट्स है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व इन दैट सेक्टर, दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर, तो सारे बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में भी प्रोवाइड होने चाहिए जो कि फॉर्मल सेक्टर में लोगों को दिए जा रहे हैं, राइट। सो इन दिस विद दिस आवर इनफॉर्मलाइजेशन और इस टॉपिक इज कंप्लीटेड।